हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 11 फिजिक्स का यूनिट एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर का बेसिक मैथमेटिकल टूल का सेकंड टॉपिक लेके, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं डायमेंशनल एनालिसिस। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बच्चे क्लास 11th में हैं या जेई और नीट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए आइए समझते हैं सबसे पहले डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब क्या होता है। अगर हम बात करें डायमेंशंस की बेटा, तो डायमेंशंस क्या होते हैं। अगर हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया या डेंसिटी हो गया, तो इसमें क्या लगते हैं। इसके अंदर हमारे पास कुछ क्वांटिटीज होती हैं, जैसे उनके कुछ डायमेंशन होंगे, लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, उसका मास हो गया, टाइम पीरियड हो गया। ये सारी बातों की स्टडी जब हम करेंगे उस फिजिकल क्वांटिटी में, उसी को बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। तो चलिए सबसे पहले आइए पढ़ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन जो हमें इस लेक्चर में यूज करने हैं। हम लोग यहाँ पे मास के लिए m डायमेंशन यूज करेंगे, लेंथ के लिए कैपिटल L यूज करेंगे, टाइम पीरियड के लिए कैपिटल T यूज करेंगे, टेम्परेचर के लिए हम लोग डायमेंशन कौन सा यूज करेंगे, थीटा यूज करेंगे, और करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम क्या यूज करेंगे, कैपिटल A सिंबल को यूज करेंगे फॉर रिप्रेजेंटिंग डायमेंशन। तो ये सारे चीजें याद कर लीजिए, इनका यूज लगेगा लेक्चर में। तो आइए देखते हैं, हमारे पास ऐसे कई सारे फॉर्मूले होते हैं फिजिक्स में। क्लास 11th में होंगे, कुछ क्लास 12th में होंगे, मगर जो बच्चे क्लास 10th से 11th में होंगे बेटा, उनको सारे फॉर्मूले जितने भी फिजिक्स में बने हैं सब कहाँ याद होंगे। उनको सिंपल फॉर्मूले याद होंगे, जैसे फोर्स का क्या होता है, मोमेंटम का क्या होता है। तो उनका डायमेंशन निकालना तो बड़ा आसान है। अगर आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला पता है तो आप बड़े आराम से उसका डायमेंशन बता सकते हैं बेटा। मगर अगर उसको आपका फॉर्मूला नहीं पता है तो आप नहीं निकाल पाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला लिखते चलूंगा और साथ में डायमेंशन भी बताता चलूंगा। जो बच्चे ड्रॉपर हैं बेटा, उनके लिए तो बड़ा आसान होगा, उन्होंने सारा टॉपिक एक बार में तो पढ़ ही चुके होंगे, उनको सारे फॉर्मूले पहले से ही आते होंगे, उनके लिए डायमेंशन एनालिसिस बहुत ईजी है। मगर जो बच्चे क्लास 10th से 11th में गए हैं, उनको फॉर्मूले सारे नहीं पता होंगे, बेसिक फॉर्मूले पता होंगे, तो वो वाले तो डायमेंशन निकाल लेंगे। मगर जो टफ होंगे उसके लिए मैं फॉर्मूला बताते चलूंगा, डायमेंशन निकालते चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं हम लोग वेलोसिटी के लिए कि वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है। आइए ध्यान से देखते हैं वेलोसिटी। तो पहले बताइए वेलोसिटी का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है। आपने पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, या कह लो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिस्प्लेसमेंट भाई डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, या कोई लेंथ हो, या कोई साइड हो, सबके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कैपिटल L। ठीक है, अच्छा तो यहां पे हम डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या यूज करेंगे बेटा, कैपिटल L यूज करेंगे। टाइम के लिए बता चुके हैं, कैपिटल T यूज करेंगे। तो हमारा यहां से डायमेंशन क्या बन जाएगा, बोलिए LT की पावर -1 बेटा। ये हो गया हमारा LT की पावर -1 डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, पक्का। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें यहां पे एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा, एक्सेलरेशन का बच्चों डायमेंशन क्या होगा, तो आप कहोगे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम बेटा, यही होता है। ठीक है, तो यहां पे आप कह सकते हो भाई चेंज इन वेलोसिटी, या सिंपली कहो वेलोसिटी, उसका डायमेंशन तो यही रहेगा। तो यहां पे रख दीजिए वेलोसिटी की जगह, कितना हो जाएगा, LT की पावर -1 अपॉन टाइम के लिए हम लोग लिखेंगे क्या बेटा, कैपिटल T। अब देखिए इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, बोलिए यहां पे एक पहले से नीचे क्या है, बोलिए T नीचे है, नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए। तो आप कहोगे LT की पावर -2 बेटा, बोलिए पक्का समझ गए। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें बच्चों मोमेंटम की, बोलिए मोमेंटम आपने पढ़ा होगा, मोमेंटम का डायमेंशन क्या होगा, जल्दी बताइए मोमेंटम। तो बच्चों यहां पे मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि mv। क्लियर। अच्छा, मास के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल M लिखते हैं, लिख दीजिए, इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए क्या डायमेंशन यूज करते हैं हम लोग, बोलिए LT की पावर -1 बेटा। क्या होता है, LT की पावर -1। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पक्का।
अच्छा बच्चों, तो हमने मोमेंटम का भी निकाल लिया डायमेंशन। अगर हम बात करें यहाँ पे फोर्स की बच्चों, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताइए। फोर्स के लिए बात करें तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन यानी कि ma। तो इसका बताइए जल्दी से क्या होता है डायमेंशन। तो इसका बच्चों जो डायमेंशन होता है बताइए, मास का क्या लिखोगे कैपिटल M, a यानी कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन आपने निकाला है L t की पावर -2 बेटा, L t की पावर -2। क्लियर हुई बात कि नहीं। देखिए मास के लिए लिखा m और a उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो m L t की पावर -2 ये आ गया फोर्स का डायमेंशन बच्चों। क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर बात करें हम यहाँ पे प्रेशर की, अगर हम यहाँ पे बात करें प्रेशर की, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो आप कहोगे फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन कितना होता है? आप कहोगे ml t की पावर -2 बच्चों। एरिया क्या है भाई? एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। जल्दी बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं एरिया का डायमेंशन क्या होगा तो आप कहोगे फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। भाई लेंथ भी क्या है? डिस्टेंस है, ब्रेथ भी डिस्टेंस है, तो दोनों के लिए हम क्या लिखेंगे? डायमेंशन L ही तो लिखेंगे। तो इसके लिए भी कैपिटल L, इसके लिए भी कैपिटल L, क्या हो जाएगा? L स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? पक्का समझ गया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो L स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे एरिया के लिए क्या लिखेंगे? L स्क्वायर बच्चों। ठीक है, बोलिए। तो यहाँ से आप कहोगे ये देखिए, देखिए ऊपर एक L है, नीचे 2 L हैं, मतलब नीचे L की पावर 2 है। तो यहाँ से आप कहोगे एक L ये चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 बेटा। तो कितना हो जाएगा? L की पावर 1 बची है, इसको ऊपर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा m L की पावर -1 और t पे कितनी पावर है? -2 है। सॉल्व कर लो सिंपली, बाकी तो आसान है ही। क्लियर? अच्छा बच्चों, अगर हम बात करें वर्क की, तो बच्चों यहाँ पे बात करें वर्क की, वर्क का डायमेंशन, चलिए ट्राई करिए खुद से एक बार, वर्क का डायमेंशन बताइए खुद से। चलिए फॉर्मूला मैं बता देता हूँ क्या होता है वर्क का। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे ये मत कह देना F.S होता है। अरे भाई सिंपली बता रहा हूँ कि फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो होता है। अच्छा, तो आप कहोगे जल्दी ट्राई करिए, हो जाएगा? निकालिए, मैं करने जा रहा हूँ। तो देखिए फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, क्या होता है जल्दी बताइए। आपने निकाला भी फोर्स का, क्या है? ml t स्क्वायर। बोलिए ml t की पावर -2 कितना है? ml t की पावर -2 है। तो यहाँ पे रख दीजिए फोर्स का ml t की पावर -2 बच्चों। ठीक है, सही से लिख देते हैं ml t की पावर -2। ये फोर्स का हो गया, डिस्प्लेसमेंट के लिए L लिख दीजिए मल्टीप्लाई में। ठीक है, बस तो सॉल्व करिए, से कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे L स्क्वायर हो जाएगा, बस बाकी लिख दीजिए वैसे ही। तो हो जाएगा, बोलिए ml स्क्वायर t की पावर -2। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें एक और फिजिकल क्वांटिटी की, शायद आपने वो नहीं पढ़ी होगी क्लास 10th में, मगर जो ड्रॉपर हैं उनको तो पता ही होगा। अगर हम बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, किसकी बात करें? मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। ठीक है, जब आप रोटेशनल चैप्टर पढ़ेंगे, रोटेशन मोशन, तब आप वहां पे समझेंगे इसका फॉर्मूला क्या था। तो देखिए बच्चों, इसका जो फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वो होता है md स्क्वायर। क्या लिखा होता है बताइए? md स्क्वायर ये होता है। m यहाँ पे मास है, d यहाँ पे हमारा बोलिए डिस्टेंस होता था। ठीक, अच्छा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं मास के लिए हम कैपिटल M लिखेंगे, d के लिए क्या लिखेंगे बच्चों जल्दी बताइए? d के लिए क्या लिखेंगे? बोलिए। d के लिए कुछ नहीं, डिस्टेंस ही तो है, डिस्टेंस के लिए लेंथ लिखेंगे। डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, सबके लिए L। क्लियर? अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? L। d के लिए क्या लिखेंगे? L लिखेंगे, उसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर चिपका दीजिए, बस खत्म बात। तो ml स्क्वायर क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का क्लियर हुई बात कि नहीं? एक और डायमेंशन निकालें, अगर हम बात करें यहाँ पे देख लें, एक और बोलिए, एक और देख लें एग्जाम्पल पे।
एक और एग्जांपल देखिए, अगर हम बात करें एंगुलर वेलोसिटी, बेटा हमने क्या देखा, वेलोसिटी देखा। इसी तरह गोल गोल जब कोई सर्कुलर मोशन करता है तो उसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी आती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, बोलिए, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एक सेकंड, साला मार्कर बहुत इंक पी रहा है आजकल। एंगुलर वेलोसिटी, और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से। इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है v बाय आर। क्या होता है, v बाय आर। v यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है और r यहाँ पे वो बॉडी जो सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रही होगी उसका रेडियस कैपिटल R। ठीक है, रेडियस भी क्या होगा, डिस्टेंस ही तो है, उसके लिए भी क्या लिखेंगे, डायमेंशन L ही लिखेंगे। तो यहां से हम कह सकते हैं वेलोसिटी अपॉन R है बेटा। वेलोसिटी का क्या है, L t की पावर -1। क्या है, L t की पावर -1 बच्चों। R हमारा रेडियस है, रेडियस हो, लेंथ हो, ब्रेथ हो, सबके लिए क्या लिखना है, L लिखना है। क्लियर, यहां से L से L मर जाएगा तो हमारा क्या डायमेंशन आएगा, बोलिए t की पावर -1 बेटा। क्या आएगा, t की पावर -1। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, इतने डायमेंशन आपको निकालना आ गए। अब कई बार देखिए बच्चों जो आपके आंसर दिए होंगे बुक में, जैसे यहाँ पे देखिए वेलोसिटी के लिए L t की पावर -1 लिखा है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या L के ऊपर पावर कितनी होगी, कुछ नहीं लिखा है तो 1 मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं। तो चाहे आप लिखो 1 चाहे ना लिखो, ऐसे लगा लो 1, उससे कोई मतलब नहीं है भाई। अरे बोलो, अगर आपके पास कोई वेरिएबल हो, लिखा हो, जैसे x लिखा है तो उसका मतलब क्या है, x के ऊपर पावर कितनी है, कुछ नहीं लिखी तो 1 होती है। तो आप चाहे तो यहाँ पे L पे 1 लगा लो। क्लियर हुई बात कि नहीं, यहाँ पे भी देखिए L पे कुछ नहीं लिखा तो 1 लगा लो, यहाँ पे भी L पे कुछ नहीं लिखा तो 1 लगा लो। M भी देखिए, M पे कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पे 1 लगा लो, यहाँ पे भी 1 लगा लो, यहाँ पे भी 1 लगा लो। वो भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, इसमें कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है, बस हम और क्लियर एक्सप्लेनेशन दे पा रहे हैं। क्लियर, यहाँ पे भी देखिए कुछ नहीं लिखा तो M पे 1 लगा लो, यहाँ पे भी देखिए बच्चों कुछ नहीं लिखा तो M पे 1 लगा लो, यहाँ पे भी देखिए M पे पावर कोई नहीं है तो 1 लगा लो, यहाँ पे भी देखिए यहाँ तो कुछ है ही नहीं, सब सही है। अच्छा, अब कई जगह देखिए, जैसे एक बात और सुनिएगा, कई बार आपने देखा होगा कि जीरो भी लगा होता है, जैसे MLT के ऊपर कई बार जीरो भी दिख सकता है आपको। तो देखिए यहाँ बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों ये बताइए, यहाँ पे क्या M डायमेंशन है, क्या वेलोसिटी के फॉर्मूले में आपने जब डायमेंशन निकाला तो कोई मास का डायमेंशन है, नहीं है। इसका मतलब क्या है, नहीं लिखा होगा, M की पावर कितनी होगी, यहाँ पे 0 होगी। ऐसे भी लिख सकते हो M की पावर 0, L की पावर 1, T की पावर -1, ऐसे भी लिख सकते हो, या L T की पावर -1, सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि भाई यहाँ पे डायमेंशन M का है ही नहीं, इसलिए M के ऊपर पावर 0 है। क्लियर, पक्का। अगर कोई डायमेंशन मिसिंग है, नहीं है उसके अंदर, तो ऐसे हम लोग दिखा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे ऐसे दिखाओ चाहे ना भी दिखाओ चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। बोलो, समझ गए। जैसे यहाँ भी देखिए हमारे पास M का कोई भी डायमेंशन नहीं है तो हम दिखा सकते हैं भाई M की पावर 0, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पक्का समझ गए, बोलिए 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 बोलिए। तो चाहे ऐसे दिखाओ चाहे वैसे दिखाओ, दोनों तरह से आंसर सही है। क्लियर, बोलिए बच्चों, चाहे आप ये दिखाओ। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ किसका डायमेंशन है, किसका डायमेंशन है, T की पावर -1, सिर्फ टाइम का है। यहाँ पे कौन से डायमेंशन मिसिंग है, मास भी मिसिंग है और लेंथ भी मिसिंग है। तो आप क्या दिखा सकते हो, M की पावर 0, L की पावर 0, फिर T की पावर -1 है। ये भी सही है, बोलिए, ये भी सही है और ये भी सही है। क्लियर, अरे किसी के ऊपर पावर 0 है उसका मतलब क्या है, मतलब 1 ही तो है, तो उससे कोई चेंज थोड़ी ना आ जाएगा डायमेंशन में। क्लियर हो रही बात कि नहीं बच्चों। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने M की पावर 0 रखी, L की पावर 0 रखी, तो भाई किसी के ऊपर पावर 0 उससे मल्टीप्लाई, उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। 1 को मल्टीप्लाई करोगे T की पावर -1 से, कितना आएगा ओवरऑल, T की पावर -1 ही तो आएगा। मगर 0 दिखाने से ये पता चल रहा है कि यहाँ पे M का कोई भी डायमेंशन नहीं है, लेंथ का कोई भी डायमेंशन नहीं है। समझ गए, दोनों तरह से आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। क्लियर, पक्का। चलिए साइड हो रहे हैं, पहले कॉपी करिए, उसके बाद कुछ करते हैं और डायमेंशन के क्वेश्चन।
तो आइए बच्चों पढ़ते हैं कुछ और डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फॉर्मूले क्या होंगे और उनको याद करते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए एक और एग्जांपल, हेडिंग लगा लीजिए, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, आइए देखते हैं। तो हेडिंग लगाइए सबसे पहले, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, इसको कई लोग कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं और कई लोग के बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आपका जिससे मन हो उससे रिप्रेजेंट करिए, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने क्लास 11th में एक इक्वेशन पढ़ी होगी, पी वी इक्वल्स टू एन के टी बेटा। पी यहाँ पे हमारा नोट करिएगा प्रेशर होता है, वी हमारा वॉल्यूम होता है, एन हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस होता है, के हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और टी हमारा टाइम नहीं है, टेम्परेचर है। नोट करके रखिएगा, इसीलिए क्या दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ से हमें के का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है, तो सबसे पहले फॉर्मूला बनाइए के का बेटा। तो के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आप यहाँ से कह सकते हो, बोलिए, के को अकेला कर लो तो कहोगे पी वी बाय एन टी बेटा। टी यहाँ पे नोट करिएगा, टाइम नहीं टेम्परेचर है, बार बार बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। एक बात और नोट करिए, एन यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या, एक कांस्टेंट वैल्यू, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। कभी किसी फॉर्मूले में मान लो 1 2 3 लिखा है या कोई पाई लिखा है, तो भाई ये सब कांस्टेंट वैल्यू है, इनको इग्नोर कर देना, बस भूल जाओ, इनको समझो है ही नहीं। क्लियर। अच्छा, तो यहाँ से हम के का क्या कह सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। उसके लिए हमें बताइए प्रेशर क्या होता है। प्रेशर का जो फॉर्मूला होता था वो होता था फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, इनटू वॉल्यूम है। देखिए प्रेशर ये है, इनटू वॉल्यूम। भाई वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया के टर्म में, बोलिए क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ या एरिया इंटू हाइट, आपने पढ़ा होगा, बोलिए क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, और अपॉन में क्या है, एन है, एन को तो भूल जाना है। टेम्परेचर है तो टेम्परेचर भी रहने दीजिए। क्लियर हुई बात कि नहीं। एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा। फोर्स का आपको पता है डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए बच्चों, अभी जस्ट याद कराया था, बोलिए एम एल टी की पावर -2 होता है। ठीक, ये हो गया फोर्स का फॉर्मूला। इनटू लेंथ भी है, लेंथ लिख दीजिए मल्टीप्लाई में, एल के लिए, बोलिए लेंथ के लिए एल लिख दिया, अपॉन टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर के लिए क्या लिखते हैं, टेम्परेचर के लिए क्या लिखते हैं, थीटा लिखते हैं। ठीक है, तो बच्चों थीटा लिखते हैं। कई लोग बेटा थीटा की जगह यहाँ पे स्लैश करके लिख लीजिए के बी लिखते हैं। तो भाई मैं तो थीटा से मान रहा हूँ, पहले के समय में टेम्परेचर को थीटा से रिप्रेजेंट करते थे। क्लियर। आप चाहे तो यहाँ पे के भी लिख सकते हो, जैसा ऑप्शन होगा उसके हिसाब से लिखना। अच्छा, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलिए सॉल्व करिए, से क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे भी एल है, यहाँ पे भी एल है, तो कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर हो जाएगा। टी की पावर -2 है, अपॉन में थीटा था, भाई थीटा से नीचे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए थीटा इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि थीटा -1 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात कि नहीं। अगर आप यहाँ पे के लिखते तो क्या होता, के -1 हो जाता, बस खत्म बात। क्लियर। तो ये है हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और ये नीट और जेई वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट भी है और पूछा भी गया है एग्जाम्स में। क्लियर। अच्छा, एक और हमारे पास कांस्टेंट होता है जिसको बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या होता है बच्चों, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, भैया स्पेलिंग गलती हो जाए माफ़ कर देना, उसको ध्यान मत देना, ठीक है। इसको हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एनर्जी इज इक्वल्स टू, बोलिए एनर्जी इज इक्वल्स टू एच इंटू एफ। ई क्या है यहाँ पे, एनर्जी है, एच यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है, एफ हमारा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एच का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। तो बच्चों यहाँ से आप क्या कहोगे, एच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल्स टू एच एफ है। एच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलिए ई बाय एफ हो जाएगा, ई बाय एफ हो जाएगा, ठीक है। ई बाय एफ हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, ई बाय एफ की जगह हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ई इंटू 1/f। बात तो वही है, ई बाय एफ, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं एनर्जी, भाई एनर्जी ही क्या है, वर्क है, और वर्क ही एनर्जी है। लिख लीजिए क्या बच्चों, वर्क ही एनर्जी है और एनर्जी ही वर्क है, तो उनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होगा। क्लियर हुई बात कि नहीं। इनके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, जो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वही होता है।
क्लियर? बोलिए बच्चों। तो भाई आपने अभी वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला था, कितना होता था? बोलिए ml² T⁻⁻², यही होता है एनर्जी या कह लो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर? अरे बोलिए हाँ या ना। फिर आप कहोगे यहाँ पे एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml² T⁻⁻², ठीक है। 1/f क्या होता है? यही तो हमारा टाइम पीरियड होता है। बोलिए। अरे भाई मैं पूछूं यहाँ पे, बोलिए 1/f क्या होगा? यही तो हमारा टाइम पीरियड t होता है। अरे रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी ही टाइम पीरियड है, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? ठीक है, तो यहाँ पे 1/f की जगह हम क्या लिख सकते हैं? टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड के लिए क्या लिखते हैं? t लिखते हैं, लिख दिया। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? ml², बोलिए t की पावर यहाँ पे -2 है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो t की पावर 1 है बेटा, तो बोलिए मल्टीप्लाई कर लो, तो पावर मस्ट बी एडेड, तो t की पावर क्या हो जाएगा? 1 बचेगा माइनस का। बोलिए। अरे पावर्स को सॉल्व करना नहीं आता, एक्सपोनेंट्स खेलना नहीं आता, इतना नहीं आता, क्लास 11th में आ गए हो। क्लियर? अच्छा बच्चों, ये आ गया हमारा किसका फॉर्मूला? बोलिए प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और भी कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे एंगुलर मोमेंटम। क्या? एंगुलर मोमेंटम, ठीक है बच्चों, इसको हम लोग कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों, क्या बता देते हैं? L = mv/r। मास है m, v है वेलोसिटी, r है डिस्टेंस या कह लो कोई रेडियस। क्लियर? अच्छा, मास के लिए क्या लिखते हैं? कैपिटल M लिखते हैं। वेलोसिटी के लिए क्या लिखते हैं? बोलिए L T⁻⁻1 लिखते हैं। r क्या है? डिस्टेंस है, उसके लिए भी L लिखना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ से? बोलिए ml² T⁻², बच्चों, ठीक है। बोलिए समझ गए? ये हो गया हमारा एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला। कुछ गड़बड़ी तो नहीं? अरे T⁻⁻2 क्यों होगा? इधर देख भैया, T⁻⁻1 है ना। बोलिए ठीक है, कितना होगा? T⁻⁻1। समझ गए? पक्का? अब आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, किसकी बात करें? पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी नहीं, सॉरी गलती से बोल गए, वोल्टेज की बात करें, ठीक है। इसी को वोल्टेज बोलते हैं या सिंपली पोटेंशियल भी बोलते हैं। क्लियर हुई बात कि नहीं? पोटेंशियल कहो या वोल्टेज कहो, बात तो वही है, ठीक। या पोटेंशियल डिफरेंस कहो, मतलब एक है। अच्छा, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? बोलिए V से रिप्रेजेंट करते हैं। बोलिए V से रिप्रेजेंट करते हैं। V यानी कि वॉल्यूम मत समझिएगा, इसका सिंबल है रिप्रेजेंटेशन का। तो ये होता है बच्चों वर्क अपॉन चार्ज। क्या होता है? W/Q। भाई आपने पोटेंशियल पढ़ा होगा क्लास 10th में, क्या होता था? बोलिए बोलिए इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। क्लियर? यही तो होता था। तो यहाँ पे आप कहोगे वर्क अपॉन चार्ज बेटा। तो भाई वर्क का फॉर्मूला क्या होता है डायमेंशनल वाला? ये होता है, तो रख दीजिए ml² T⁻⁻2 बेटा, ठीक है। अगर आपको वर्क का फॉर्मूला याद नहीं है तो भैया चाहे ऐसे भी लिख सकते हो। देखो जरूरी नहीं है कि आपको वर्क का याद ही होना चाहिए। आप क्या लिख सकते हो वर्क को? बोलिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो कि लिख सकते हो, ठीक है। अपॉन में क्या है? चार्ज है, बस बात खत्म। देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या है? बोलिए ml² ml की पावर बोलिए -2, यही होता है फोर्स का फॉर्मूला। इनटू डिस्प्लेसमेंट के लिए L लिखोगे, ठीक है। अपॉन में बताइए Q क्या होता है? चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज किसके बराबर होता है? भाई Q क्या होता है? बोलिए I/T। अरे भाई करंट क्या होता था? Q/T होता था, तो Q क्या होगा? I/T होगा। चार्ज कैसे निकालते हैं? बोलिए करंट इंटू टाइम, कितने समय के लिए करंट फ्लो किया है, यानी कि करंट इंटू टाइम। Q की जगह क्या रख दीजिए यहाँ पे? बोलिए Q की जगह क्या रख दीजिए? I/T यानी कि टाइम बेटा, ठीक है। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। I यानी कि करंट के लिए क्या लिखते हैं? एम्पियर यानी कि A लिखते हैं, लिख दिया। इनटू टाइम के लिए क्या लिखते हैं? T लिखते हैं। अब इसको सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर आएगा मैं डायरेक्ट बता देता हूं, तो वो आएगा बच्चों कितना? बोलिए
कितना आएगा ml स्क्वायर, बोलिए ये नीचे से ऊपर जाएगा तो t की पावर -3 हो जाएगी, और a भी नीचे से ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा a की पावर -1 हो जाएगी। क्लियर हुई बात कि नहीं? तो ये आपका आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला। कोई दिक्कत इसमें? बोलिए। ml स्क्वायर t की पावर -3 a की पावर -1, ठीक है। चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्ट बच्चों कि वर्क का रखो डायमेंशनल फॉर्मूला, वो तो याद ही होगा। नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का याद होगा, फोर्स का रखा, डिस्प्लेसमेंट का रखा। क्यू क्या होता है? आई इंटू टाइम, बोलिए, यानी कि करंट इंटू टाइम। बेटा करंट के लिए ए लिखा, टाइम के लिए टी लिखा, बस बात खत्म। क्लियर? बोलिए बच्चों, पक्का? अच्छा, एक और देख लीजिए एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। बोलिए कहाँ मिटा रहे हैं? यहाँ मिटा दें? अगर एक और एग्जाम्पल देखिए यहीं साइड में, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, स्ट्रेस। एक और फिजिकल क्वांटिटी का एग्जाम्पल देखिए, स्ट्रेस। तो बच्चों स्ट्रेस नाम से ही पता चल रहा है, फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो जो बच्चों प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला था वही तो स्ट्रेस का भी होगा, क्योंकि भाई प्रेशर भी क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो जो स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही प्रेशर का होगा। तो प्रेशर का या तो सीधे कह दो कि जो हमने याद किया था अभी जस्ट पीछे, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है डायमेंशनल वाला, वही स्ट्रेस का भी होगा। नहीं आता फिर से देख लो। फोर्स के लिए क्या लिखना है? ml t की पावर -2। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। भाई लेंथ के लिए भी क्या लिखेंगे? L लिखेंगे, ब्रेथ के लिए भी L लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? L स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से कहोगे, जब आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? ml, देखिए ये L की पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? L की पावर -1 बचेगा, और T की पावर -2 पहले से ही है। बोलिए पक्का? यहाँ क्या हो जाएगा? देखिए अरे सही तो है। ठीक बच्चों, तो स्ट्रेस का भी आपने देख लिया। स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आया है? ml की पावर -1 t की पावर -2, और ये किसका है? यही तो हमारा प्रेशर का भी था। यही किसका था बच्चों? बोलिए, प्रेशर का लिए भी तो सेम फॉर्मूला था। क्लियर? पक्का? अच्छा, क्लियर हुई बात कि नहीं? पक्का? यहाँ पे आपने दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट सीखी हैं। क्या? अगर आपके पास किसी फॉर्मूले में कोई कांस्टेंट है तो उसको इग्नोर कर देना। जैसे आपने देखा n है, या कभी पाई मिल जाए, या 2/3, 5 लिखा हो, 7 लिखा हो, इसको भूल जाओ फॉर्मूले में। आपको सिर्फ किसको देखना है? जो कांस्टेंट नहीं है। क्लियर? पक्का? चलिए साइड हो रहा हूं, कॉपी करिए, उसके बाद पढ़ते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट। तो आइए बच्चों अब पढ़ते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्या होती है। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए, डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। तो यहां से हम कह सकते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं विच हैव नो डायमेंशन, जिनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। अच्छा बेटा, डायमेंशन नहीं है, इसका मतलब क्या है? डायमेंशन कब नहीं आएगा? आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल से, डायमेंशनलेस क्वांटिटी का एक एग्जाम्पल लेकर के। अगर हम बात करें स्ट्रेन की, बच्चों जो स्ट्रेन होता है इसको बोलते हैं तनाव। जैसे मेरे पास मान लीजिए रॉड है, इसको मैंने खींचा फोर्स लगा करके, तो भाई उसमें कुछ स्ट्रेन आएगा। स्ट्रेन मतलब इस रॉड की लेंथ में कुछ तनाव आएगा, इसकी लेंथ कुछ एक्सपेंड हो सकती है, या फोर्स लगाने पे, दबाने पे इसकी लेंथ कुछ डिक्रीज कर सकती है। तो भैया स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी कि डेल्टा L अपॉन L। बेटा ये होता है स्ट्रेन। अच्छा, अगर हम बात करें डेल्टा L की चेंज इन लेंथ, भाई है तो क्या ये लेंथ ही, इसका भी डायमेंशन कितना होगा? L होगा, और ओरिजिनल लेंथ यानी कि L का भी डायमेंशन L होगा। तो देखिए यहाँ पे दोनों ऊपर और नीचे डायमेंशन कट गए हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बचेगा।
वन कह लो, या हम सिंपली ये कह सकते हैं कि भाई स्ट्रेन का देखिए कोई भी डायमेंशन नहीं आया है, ना ही यहाँ पे m है, l है, ना ही t है। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो डायमेंशन ऑफ m वो भी नहीं है, l का भी कोई डायमेंशन नहीं है, टाइम का भी कोई डायमेंशन नहीं है, यानी कि ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का। ये है हमारा स्ट्रेन बेटा। स्ट्रेन क्या है? एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। भाई स्ट्रेस से कंफ्यूज मत हो जाना, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, उसका डायमेंशन होता है, मगर स्ट्रेन का कोई भी डायमेंशन नहीं होता। क्लियर हुई बात कि नहीं? अच्छा, यहाँ पे आपने देखा जब आप रेशियो ले रहे हो, किसका रेशियो? देखिए डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ। क्लियर? यानी कि भाई लेंथ भी क्या है? सेम डायमेंशन है। बोलिए डेल्टा एल और एल का डायमेंशन तो सेम ही है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं अगर आप किसी सेम डायमेंशन वाली चीज़ों का रेशियो लेते हो तो वो क्वांटिटीज़ कैसी होंगी? डायमेंशनलेस होगी। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ जो बनती हैं, बोलिए रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। अगर आप सेम फिजिकल क्वांटिटीज का रेशियो लेते हो, जैसे कि बोलिए लेंथ और लेंथ, उन्हीं का रेशियो ले रहे हो तो वो कट जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, इसका मतलब डायमेंशनलेस हो जाएंगी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का। और क्या एग्जाम्पल होंगे डायमेंशनलेस क्वांटिटीज के? बेटा कुछ और एग्जाम्पल आपको याद करवा देते हैं। पहला एग्जाम्पल तो आपने देखा बच्चों, क्या होता है? स्ट्रेन होता है। और बताइए कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब कुछ टर्म आपको नए मिल रहे होंगे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है। भाई ये सब पढ़ोगे डिटेल में आगे फिजिक्स में, मगर इसमें तो सिर्फ डायमेंशन पढ़ने हैं। क्लियर? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या है? डायमेंशनलेस, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। और कौन सी हो गई? देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी। और बात करें एंगल भी क्या होता है हमारा बच्चों? डायमेंशनलेस होता है। सॉलिड एंगल, ये भी क्या होता है? डायमेंशनलेस होता है। क्लियर? बोलिए बच्चों, बताइए क्या ये समझ में आया? इतने एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ के, और भी होते होंगे, इतने काफ़ी हैं। समझ गए? पक्का। तो चलिए अब पढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। बेटा जो आप पढ़ने आए हैं, जिस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं क्लास 11th के लेवल पे और जेई और नीट के लेवल पे, जो कि मैं सब कराऊंगा, बस वीडियो में एंड तक बने रहना है। तो चलिए अब हेडिंग लगा लीजिए बच्चों, क्या लगाना है बताइए? प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। बेटा लगाइए जल्दी से, पहले तब तक मैं रब कर दूं। चलिए, तो आपने ऊपर हेडिंग लगा ली होगी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जल्दी से लिख लीजिए। आइए पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है। इट एक्सप्लेन अस दैट दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड विच हैव सेम डायमेंशन। हम सिर्फ उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनके डायमेंशन सेम है। बेटा क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का। तो यहां से हम कह सकते हैं इट एक्सप्लेन अस दैट ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड विच हैव सेम डायमेंशन। क्या ये बात समझ में आई? मैं लिखने जा रहा हूं, चलिए साथ ही साथ लिखिए इस स्टेटमेंट का मतलब। इट एक्सप्लेन अस दैट ओनली those physical quantity can be added or subtracted which have same dimension। हम केवल उन्हीं
फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन सेम है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? इसको आइए समझते हैं कि एग्जाम्पल से। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा बेटा। मैं कहूँ अगर मेरे पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है, और एग्जाम्पल में हमको एक रिलेशन गिवन है बी का बेटा। बी इज इक्वल्स टू हमको गिवन है यहाँ पे, बोलिए सी प्लस ए टी बेटा। यहाँ पे आप चाहे तो प्लस लिख लो, माइनस लिख लो, हमने कहा ना कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड, तो यहाँ पे आप चाहे प्लस कहो चाहे माइनस कहो। बी इज इक्वल्स टू सी प्लस ए टी बेटा। यहाँ पे एक बात नोट करिएगा, अगर हम बात करें बी सी ए टी, ये हमारी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी, इनके अलग अलग डायमेंशंस होंगे। क्लियर? अच्छा, हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, तो यहाँ पे वो बात हमसे क्या निकल के आ रही है? वो बात यहाँ पे ये निकल के आ रही है, इट एक्सप्लेन अस दैट ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड या सब्सट्रैक्टेड विच हैव सेम डायमेंशन। यहाँ पे बताइए कौन ऐड हो रहा है या सब्सट्रैक्ट हो सकता है बेटा? सी और ए टी। अगर आप ध्यान से देखिए, सी और ए टी ये दोनों क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। अगर प्लस का साइन है, माइनस का होता तो क्या कहते हैं? सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि भाई ए, देखिए बेटा, सी और ए टी दोनों क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं, या कह लो सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं। तो बच्चों हम यहाँ से कह सकते हैं इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन होगा वो सेम होगा। क्या कह सकते हैं? यहाँ से सुनिएगा मेरी बात को। मैं यहाँ से कह सकता हूँ डायमेंशन बोलिए ऑफ किसका? सी। डायमेंशन ऑफ सी किसके बराबर होगा? डायमेंशन, बोलिए बच्चों, डायमेंशन ऑफ किसके इक्वल होगा? डायमेंशन ऑफ ए या टी? नहीं बेटा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन ए टी। क्लियर हुई बात कि नहीं? तो यहां से हम कहेंगे बच्चों, बोलिए क्या बोलेंगे? डायमेंशन ऑफ सी इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ ए टी। क्योंकि आप देख रहे हो कि यहां पे सी और ए टी ऐड हो रहे हैं। अगर माइनस का साइन होता तो कहते हैं सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तब भी यही चीज कहते हैं। डायमेंशन ऑफ सी इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ ए टी। ये क्यों हो रहा है? ये डायमेंशन क्यों इक्वल हुए हैं? क्योंकि भाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही तो कहता है, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हो, सी और ए टी क्या है? ऐड हो रही हैं। माइनस का साइन होता तो सब्ट्रैक्ट हो रही होती। तो भाई उस केस में हम कहेंगे कि भाई सी का डायमेंशन इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ ए टी। मैं ये नहीं कह रहा कि सी का डायमेंशन ए के इक्वल है, मैंने ये नहीं बोला। मैंने ये भी नहीं बोला कि सी का डायमेंशन टी के इक्वल है। मैंने बोला है सी का डायमेंशन इज इक्वल टू द ए टी, दोनों की। क्लियर हुई बात कि नहीं? पक्का? अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर? अच्छा, एक चीज और समझिए, एक बात और समझिएगा बेटो। हम क्या कह सकते हैं एक बात और यहां पे, कि जो डायमेंशन ऑफ बी होगा वो किसके इक्वल होगा? डायमेंशन ऑफ सी प्लस ए टी। ये भी तो कह सकते हैं भाई बी का डायमेंशन जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर होगा? राइट हैंड साइड जो आपका सी प्लस ए टी, दोनों का डायमेंशन मिला के किसके इक्वल होगा? बी के डायमेंशन के इक्वल होगा। ये हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? बोलिए हाँ या ना। तो यहां पे एक पॉइंट और लिखिए बच्चों, हम कह सकते हैं ये हमारा पहला पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर। और दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों? वो है, लिखिए, बोलिए, डायमेंशन ऑफ एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन इज इक्वल टू द डायमेंशन, बोलिए, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। क्लियर हुई बात कि नहीं? तो यहां से हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड डायमेंशन। क्लियर हुई बात कि नहीं? मैंने ये नहीं बोला कि बी का डायमेंशन सी के डायमेंशन के बराबर होगा। मैंने ये भी नहीं बोला कि बी का डायमेंशन ए टी के डायमेंशन के बराबर होगा। ये कुछ नहीं बोला। मैंने ये बोला है कि भाई बी का डायमेंशन जो लेफ्ट हैंड साइड है इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ सी और प्लस ए टी। समझ गया कि नहीं समझ गया? क्लियर हुई बात कि नहीं? पक्का? बी का डायमेंशन जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर होगा? राइट हैंड साइड जो है सी का डायमेंशन प्लस ए टी का डायमेंशन, इन दोनों का डायमेंशन मिला के की बात हो रही है। क्लियर हुई बात कि नहीं? ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? क्लियर हो गई बात? अच्छा,
ये लिख लीजिए पहले, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। क्लियर। अच्छा, एक पॉइंट और लिखिएगा, यहां पे हम कह सकते हैं नोट करके। क्या बच्चों, नोट करने वाली बात है। ऐड और सब्ट्रैक्ट की कहानी तो आपने देख ली। अगर मान लो कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं या कह लो डिवाइड हो रही हैं, तो क्या कहोगे उस केस में? हम क्या कहेंगे? तो बेटा ये मत कहिएगा देयर इज नो नीड फॉर क्वांटिटीज टू हैव सेम डायमेंशन फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। देयर इज नो नीड फॉर क्वांटिटीज टू हैव सेम डायमेंशन फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि उनका डायमेंशन इक्वल ही होगा या सेम ही होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मैं ये बात नहीं कह रहा। क्लियर हुई बात कि नहीं? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्लियर। चलिए, तो यहां से हम कह सकते हैं क्या, देयर इज, पॉइंट लिखिए बेटा, देयर इज नो नीड, देयर इज नो नीड फॉर क्वांटिटी, फॉर क्वांटिटीज, बोलिए, टू हैव सेम डायमेंशन फॉर मल्टीप्लाई, मार्कर की इंक खत्म हो गई क्या, मल्टीप्लाई या डिवाइड। ठीक है, क्लियर। अगर आपके पास कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं या डिवाइड हो रही हैं तो उनके लिए हम ये नहीं कहेंगे कि उनका सेम डायमेंशन होगा। क्लियर। बोलिए। चाहिए तो आप एक एग्जांपल से भी इस पॉइंट को समझ सकते हैं। अगर हम बात करें फोर्स की, किसकी बात करें बच्चों? फोर्स के फॉर्मूले की। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ma बेटा। अब आपको देखिए यहाँ पे फोर्स क्या होता है? ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है? मास और a का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। बोलिए, m और a का मल्टीप्लीकेशन ही तो हो रहा है। तो इसका मतलब ये मत कह देना कि भाई मास का डायमेंशन और एक्सेलरेशन का डायमेंशन सेम होगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नहीं बेटा, ये तो तब होता जब m प्लस a लिखा होता, तब लगाते प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्लियर। पक्का। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा भाई मास का डायमेंशन अलग होता है, उसका m लिखते हैं डायमेंशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है बच्चों? बोलिए, क्या होता है? L⁻⁻²। अब जब सॉल्व करोगे तो एक नया डायमेंशन बनेगा फोर्स का। क्लियर हुई बात कि नहीं? क्लियर। तो ये मत कहना m और a का सेम डायमेंशन होगा। इसी तरह देखिए कोई डिवीजन वाला, देखिए मान लीजिए हमारे पास c कोई क्वांटिटी है और ये है किसके बराबर? x/y, x/y। तो भाई यहाँ पे x और y का डायमेंशन जरूरी नहीं है कि सेम ही होगा, दोनों का डायमेंशन इक्वल होगा। हाँ, x और y का डायमेंशन सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वो मैं कैसे कह सकता हूँ? क्लियर। और इसी तरह यहाँ पे m और a का डायमेंशन, मान लो अभी तो आप देख रहे हो फोर्स का फॉर्मूला है, इसी तरह अगर देख लो, बात करें c = x × y, यहाँ पे x और y मल्टीप्लाई में है, इनका डायमेंशन सेम हो भी सकता है एक्स वाई का और नहीं भी हो सकता। क्लियर। मगर कोई अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं तो उनका डायमेंशन सेम होता है। ये बात मैंने आपसे कह दी, ये बात नोट करिएगा। तो चलिए ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को। आई होप आपने बहुत ही इंजॉय किया होगा। इस पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चन आएंगे जो क्लास 11th के लेवल पे होंगे, जेई और नीट के लेवल पे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे जेई और नीट के। बस वीडियो में एंड तक बने रहना है बच्चों। ये जो लेक्चर है अच्छे से रिवाइज करके आएगा। जितने डायमेंशनल फॉर्मूले मैंने आपको याद कराए हैं सारे के सारे याद करके आइएगा। उसके बाद आप तभी नेक्स्ट लेक्चर को अच्छे से देख के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को रिवाइज करके आइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टाटा, बाय बाय, सी यू।